हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मेडिकल इंटेलिजेंस। हमारा टॉपिक है आज का वाइटल साइंस। वाइटल साइंस कितने टाइप के होते हैं, वाइटल साइंस की डेफिनेशन, वाइटल साइंस का क्लासिफिकेशन, वाइटल साइंस की डेफिनेशन, सब कुछ पढ़ने वाले हैं। तो सबसे फर्स्ट हम पढ़ने वाले हैं वाइटल साइंस की डेफिनेशन। तो यहाँ पर देख सकते हो, वाइटल साइंस आर द इंडिकेटर्स ऑफ द बॉडी फिजियोलॉजिकल स्टेटस एंड रिस्पॉन्स टू फिजिकल इन्वायरमेंट एंड फिजियोलॉजिक स्ट्रेसर। द वाइटल और कोऑर्डिनल साइन आर बॉडी टेम्परेचर, पल्स, रिस्पायरेशन एंड ब्लड प्रेशर। यानी कि वाइटल साइंस इसलिए लेते हैं हम ताकि फिजिकल और मेंटली जो हमारी ह्यूमन बॉडी है वो कैसी है। इसमें मुख्य रूप से 5 प्रकार के वाइटल होते हैं: टेम्परेचर, पल्स, रिस्पायरेशन एंड ब्लड प्रेशर, जिसे हम बीपी भी कहते हैं। फिर आता है हमारा बॉडी टेम्परेचर। टेम्परेचर इज एन मेजरमेंट ऑफ हीट एक्सप्रेस्ड डिग्री इन द टेम्परेचर इज डिफाइंड एज द डिग्री बॉडी टेम्परेचर इज द डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस बाय द बॉडी प्रोसेस। यानी कि बॉडी टेम्परेचर की डेफिनेशन है, यानी कि टेम्परेचर को हम हीट यानी कि डिग्री में मेज़र कर सकते हैं। बॉडी टेम्परेचर यानी कि जब हमें ठंड लगती है तो ठंडा लगता है, और जब हमारी बॉडी की टेम्परेचर बढ़ जाता है यानी कि हीट बढ़ जाती है तब हमें गर्मी लगती है, जिसका मेजरमेंट करने के लिए हम बॉडी टेम्परेचर लेते हैं। हीट लॉस बॉडी टेम्परेचर, यानी कि हीट प्रोड्यूस होती है और हीट लॉस होती है, तब हमारा बॉडी का टेम्परेचर चेक किया जाता है, जैसे कि फीवर में। हीट प्रोडक्शन ऑफ थर्मोजेनेसिस, यहाँ पर हीट प्रोडक्शन कैसे होता है उसके बारे में डिटेल दे रखी है, इसके नोट्स बना सकते हो। इसके बाद यहाँ पर देख सकते हो इस थर्मोजेनेसिस के फैक्टर्स: ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, एक्सट्रेस्ड हार्मोनल इफेक्ट्स, इमोशनल के कारण थर्मोजेनेसिस में क्या इफेक्ट पड़ेगा, सभी दे रखे हैं यहाँ पर। इसके बाद आता है पहला फैक्टर्स ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, जो कि प्राइमरी सोर्स होता है। फिर सेकंड आती है हमारी एक्सरसाइज करने से भी अफेक्ट होता है थर्मोजेनेसिस। फिर थर्ड आता है हार्मोनल इफेक्ट, हार्मोन से भी इफेक्ट होता है। फिर फोर्थ आता है हमारा सेवरिंग, इट इज़ द इनवॉलेंटरी बॉडी रिस्पॉन्स टू द टेम्परेचर डिफरेंस इन द बॉडी, द स्केलेटल मसल मूवमेंट। पढ़ सकते हो और समझ सकते हो। फिर नॉन सेवरिंग थर्मोजेनेसिस 5 नंबर। फिर सिक्स आता है डिसीज कंडीशन, यानी कि डिसीज कंडीशन में किस प्रकार से अफेक्ट करता है अल्ट्रेशन इन बॉडी टेम्परेचर, फीवर, यानी फीवर आ जाता है इस कंडीशन में, जिसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन की ग्रोथ होने लगती है बॉडी में, जिससे कि बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है, जो डिपेंड करता है हमारे इन्फेक्शन पर। अगर हमें इन्फेक्शन हो गया तो उसके कारण हमें फीवर आता है, जिससे हमारे बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है। चेंजेस इन इन्वायरमेंट कंडीशन, यानी कि हम इन्वायरमेंट जब चेंजेस होता है उसमें भी हमारे बॉडी का टेम्परेचर लॉस और प्रोड्यूस ज़्यादा हो जाता है। फिर आता है 8th नंबर पर इमोशनल के कारण भी हमारी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन नहीं हो पाता है। नर्वस सिस्टम इज केस स्टिमुलेशन ऑफ डिफरेंटल ऑर्गन इन द बॉडी। हीट लॉस ऑफ थर्मोलाइसिस, हीट लॉस में भी फैक्टर अफेक्टिंग कैसे होता है, तो यहाँ पर डेफिनेशन दे रखी है हीट लॉस थर्मोलाइसिस की। फिर यहाँ पर इसको फैक्टर अफेक्टिंग दे रखी है यहाँ पर हीट लॉस फ्रॉम बॉडी, रेडिएशन, कंडक्शन, कन्वर्शन, एक्सप्लोशन के कारण हमारी बॉडी का हीट लॉस होती है। पहला है रेडिएशंस, जो कि ट्रांसफ़र करती है हीट को फ्रॉम द सरफेस ऑन ऑब्जेक्ट द सरफेस ऑफ अनदर विदाउट, यानी कि जो हमारी बॉडी की सरफेस होती है उस पर अफेक्ट करती है। सरफेस आर रेडिशनल हीट ऑफ द इन्वायरमेंट, हॉट ऑब्जेक्ट के कारण हॉट ऑब्जेक्ट, कलर ऑब्जेक्ट, रेडिएशन, कंडक्शन, यह स्ट्रक्चर दे रखा है। इसकी मदद से आप समझ सकते हो कि कुछ इस प्रकार से हीट लॉस होती है, जो कि उसमें हीट लॉस होती है, हमारी बॉडी को कैसा फील होता है उसके बारे में बता रखा है। फिर हीट इज़ अ ट्रांसफर्ड बाय रेडिएशन, कंडक्शन, कन्वर्शन और फ्लोरेशन। फिर सेकेंड आता है कंडक्शन इज द ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट, यानी कंडक्शन में जो हीट रहती है उसको एक ऑब्जेक्ट से दूसरे की तरफ ट्रांसफ़र किया जाता है, जिसके कॉन्टेक्ट में आते हैं उसे कंडक्शन थ्रू द सॉलिड्स एंड लिक्विड के कंडक्शन में आने से हीट लॉस हो जाती है। फिर आता है कन्वेक्शन, इट इज़ द ट्रांसफ़र ऑफ हीट
available in the movement of the pyramids of heat loss through convection. Convective heat loss increase when moisture skin comes into the contact with slightly moving air, यानी कि इसके कारण भी कन्वेक्शन होता है, ट्रांसफ़र एयर ट्रांसफ़र होती है जिसके कारण हमारी बॉडी मॉइस्चराइज होती है, जिसमें स्लाइटली मूविंग एयर मूव होने के कारण होती है। फिर फोर्थ है वेपोराइजेशन। इट इज़ द ट्रांसफ़र ऑफ द हीट टू एनर्जी जैसे कि हीट प्रोड्यूस होती है तो हमें उससे एनर्जी के साथ साथ लिक्विड चेंजेस होते हैं जिससे कि हमारी बॉडी को अफेक्ट करते हैं। फिर आता है फैक्टर अफेक्टिंग बॉडी टेम्परेचर, यानी बॉडी टेम्परेचर हमारी कैसे अफेक्ट करता है हमारी बॉडी को। बॉडी टेम्परेचर इज गेट्स डिस्ट्रीब्यूट व्हेन द इक्विलिब्रियम इज नॉट मेंटेन बिटवीन हीट प्रोडक्शन एंड हीट लॉस। देयर आर मेनी फैक्टर्स विच इज अफेक्ट दिस रिक्वायर सचेस, यानी कि हमारी बॉडी टेम्परेचर किस तरह से हमारी बॉडी को इफेक्ट करता है। तो एज के अकॉर्डिंग इफेक्ट करता है, फिर एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग भी हमारी बॉडी को टेम्परेचर अफेक्ट करता है। अगर एज कम है तो आपको ज़्यादा हीट होगी और कम है तो आपकी बॉडी को ज़्यादा यानी कि कोल्डनेस आपको फील होगा, यानी कि ठंड आपको ज़्यादा लगेगी। कम एज है तो आपको कम ठंड लगेगी। इसे अफेक्ट करती है आपकी बॉडी को, जिसमें एज एक्सरसाइज करने पर भी, हार्मोन्स के कारण भी, स्ट्रेस लेने के कारण भी, फिर एक्सोटम रिदम के कारण भी। तो एज के कारण किस प्रकार से यहाँ पर आपको अफेक्ट करता है। तो इसमें एज के कारण जैसे कि आपने देखा बॉडी का टेम्परेचर फॉर एग्जांपल एट द टाइम ऑफ बर्थ थर्मो रेगुलेशन सिस्टम इज इमेचर ऑफ थोस न्यू बॉर्न। चाहे क्लाइंट मस्ट बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम एक्सटर्नल टेम्परेचर देयर इज हीट शुल्ड अवे भी, यानी कि जब बच्चे का बॉर्न यानी कि जन्म होता है तब उसको बाहर का एनवायरनमेंट ऑब्जर्व नहीं कर पाता है तो उसको ठंड लगती है। और जो हमारे जो अडल्ट होते हैं वो पहले से ही एनवायरनमेंट को ऑब्जर्व कर पाते हैं तो उनको कम हीट प्रोड्यूस होती है। प्रोडक्शन बिकॉज ऑफ द इंक्रीज सरफेस एरिया ऑफ हीट 30% ऑफ बॉडी हीट इज लॉस थ्रू हीट इज द थर्मोग्लाइसिस सिस्टम ऑर्गेन्स स्टेबल फुल पुबर्टी। न्यूबॉर्न बॉडी टेम्परेचर इज मेंटेन विद इन 35°5 to 37°5 सेल्सियस, यानी कि न्यूबॉर्न जो बेबी होता है उसका टेम्परेचर 35.5 डिग्री होता है। टेम्परेचर रेगुलेशन स्टेबल यूनिट चिल्ड्रन रीच प्यूबर्टी। अल्डर अडल्ट इज न्यूरोन बॉडी टेम्परेचर देन यंगर अडल्ट, यही दे रखा है जो हमने आपको समझा है, यानी कि अडल्ट थोड़ा बहुत टेम्परेचर एब्जॉर्व कर पाता है, यानी कि हीट एनवायरनमेंट एब्जॉर्व कर पाता है, और न्यूबॉर्न जो होता है वो एब्जॉर्व नहीं कर पाता है। एक्सरसाइज के कारण भी हमारे बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है, वो कम हो जाता है। यहाँ पर देख सकते हो एक्सरसाइज करने से इंक्रीज मसल्स एक्टिविटी होती है, उसके बाद कंजप्शन होता है ऑफ कार्बोहाइड्रेट फैट्स के कारण फिर इंक्रीज होती है बॉडी टेम्परेचर, फिर इंक्रीज होता है हीट प्रोडक्शन, इंक्रीज बेसल मेटाबॉलिक रिएक्शंस। तो इस प्रकार से बॉडी टेम्परेचर हमारी फैक्टर अफेक्ट करता है। हॉर्मोन्स वुमेन जनरली एक्सपीरियंस ग्रेटर फंक्शंस बॉडी टेम्परेचर देन मैन हॉर्मोन सच। हॉर्मोन्स के कारण यानी कि हमारी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है और कम भी हो जाता है इसके कारण, हॉर्मोन्स के कारण। डिस्क्राइब बॉडी टेम्परेचर। डिक्रीज बॉडी टेम्परेचर, डिक्रीज प्रोजेस्टेरोन, इंक्रीज प्रोजेस्टेरोन, यानी कि हमारे जो प्रोजेस्टेरोन जो हार्मोन होता है जिसके कारण भी बॉडी का टेम्परेचर, प्रोजेस्टेरोन जो हार्मोन होता है वो हमारी बॉडी से यानी कि टेस्टिस होते हैं उनमें प्रेजेंट होता है, जिसके कारण वो बॉडी के से टेस्टिस बाहर होते हैं तो उनका टेम्परेचर कम होता है और हमारी बॉडी का टेम्परेचर अधिक होता है, तो उसके कारण भी अफेक्ट करता है टेम्परेचर। फिर सर्कुलेशन रिदम, बॉडी टेम्परेचर रिदम नॉर्मली चेंज है 0.5 to 1 सेल्सियस ड्यूरिंग ए चॉइस वॉर पीरियड। Overall temperature is one of the most suitable rhythm in human. The temperature is usually lowest between 1 and 4 am. यानी सर्कुलेशन रिदम होती है जिसके कारण भी हमारी बॉडी इफेक्ट होती है टेम्परेचर। फिर स्ट्रेस लेवल, फिजिकल एंड इमोशनल स्ट्रेस इंक्रीज बॉडी टेम्परेचर, यानी कि फिजिकल और इमोशनल के कारण स्ट्रेस, फिजिकल और हम इमोशनल जो स्ट्रेस लेते हैं उसके कारण हमारी बॉडी का टेम्परेचर भी बढ़ जाता है। Through stimulus of sympathetic nervous system due to increased production of epiphallus and norepinephrine through increased body temperature through stimulation of sympathetic nervous system due to increased production of epinephrine and
थेरेपी इंक्रीज मेटाबॉलिक एक्टिविटी एंड हीट प्रोडक्शन, यानी कि नर्वस सिस्टम जो होता है इसके कारण नर्वस सिस्टम पे जब हम लोड पड़ता है यानी कि स्ट्रेस लेते हैं तो ये इमोशनल आते हैं हमें, जिसके कारण हमारे बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है, जिससे हमारे बॉडी का टेम्परेचर अफेक्ट होता है। फिर इन्वायरमेंट इज द ग्रेटर इन्फ्लुएंस ऑफ द टेम्परेचर ऑफ इन्फेंट एंड एल्डर पीपल, दिस इज बिकॉज ऑफ देयर इन्फेक्टिव थर्मोगुलिसिस कंट्रोल बॉडी टेम्परेचर बाय हीट लॉस mechanism and the body temperature will be elevated, यानी इन्वायरमेंट भी हमारी बॉडी को काफ़ी अफेक्ट करता है। फिर आता है हाइपरथर्मिया। हाइपोथर्मिया इज एलिवेटेड बॉडी टेम्परेचर ड्यू टू फेल्ड थर्मोगुलेशन। हाइपोथर्मिया occur when the body produce or observe their elevated body temperature are sufficient high. Hypothermia is a medical emergency and requires immediate treatment of provide disability or death. हाइपरथर्मिया यानी कि अगर आपका बुखार ज़्यादा बढ़ गया है, यानी कि 98.6 या 7 से ज़्यादा हो गया है, यानी कि 100 या 107 डिग्री सेल्सियस हो गया है, तो उसे हाइपोथर्मिया कहते हैं, यानी कि बढ़ जाना हाइपोथर्मिया कहा जाता है, हाइपरथर्मिया कहा जाता है। इसको और डिटेल पढ़ सकते हो। इसके केसेस द केसेस ऑफ द हाइपोथर्मिया इज द प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर ऑफ द हीट ऑफ मेडिकल इंक्लूड हाइपोथर्मिया इज रिस्क फैक्टर, यानी कि जब हाइपोथर्मिया बढ़ जाता है तो जिस कारण डेथ भी हो जाती है पेशेंट की, यानी कि फीवर अगर ज़्यादा ही ऊपर चला जाता है जिसके कारण पेशेंट का बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाता है, जिससे पेशेंट की डेथ हो सकती है, जो कि इमरजेंसी कंडीशन में आता है। एसोसिएट विद द हाइपोथर्मिया are being out of the heat loss long standing near up the heating limit is too long, as well as not being my hydrate or the able to see shade of color temperature when the body reaches 104 डिग्री, यानी कि आप 98 डिग्री से अबव हो जाता है, यहाँ पर दे रखा है 104 डिग्री हो जाता है, तब पेशेंट की कंडीशन हाइपरथर्मिया में चली जाती है। फिर आते हैं हेल्थ फैक्टर्स दैट इंक्रीज रिस्क। द टेम्परेचर डज नॉट हैव टू हिट 100 डिग्री फॉर ए पर्सन टू बी एट रिस्क, बोथ वन ऑफ द जनरल हेल्थ एंड और लाइफ स्टाइल में भी इंक्रीज इन पर्सन चांस ऑफ सफरिंग ए हीट रिलेटेड इलनेस, यानी कि हीट के रिलेटेड भी हमें बॉडी टेम्परेचर अफेक्ट होता है, जिसके कारण इंक्रीज हो जाता है बॉडी टेम्परेचर। हेल्थ फैक्टर विच में इंक्रीज रिस्क इंक्लूड, यानी कि हेल्थ फैक्टर में जब कौन कौन से रिस्क होते हैं, तो एक्सपोज ऑफ द बॉडी हीट, यानी कि एक्सपोज नहीं कर पाती बॉडी हीट को। पुअर सर्कुलेशन, यानी सर्कुलेशन जो बहुत लो हो जाता है ब्लड का, इन्फेक्शन के कारण भी। फिर आता है इन्फ्लामेटरी प्रोसेस। इन्फ्लामेटरी यानी कि आपकी बॉडी में सूजन आ जाती है, जिससे इन्फ्लामेशन प्रोसेस होती है। इनकेस मेटाबॉलिक रेट, यानी कि आपकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी जो होती है वो इंक्रीज हो जाती है, जिसके कारण वो अफेक्ट करती है आपके बॉडी टेम्परेचर। इन्फिशेंट स्वेट ग्लैंड्स एंड चेंजेस इन द स्किन क्यूसेस ऑफ वायर नॉर्मल अगेन प्रोसेस, यानी इन्फ्लुएंस, यानी कि आपका जो पसीना है, पसीने की जो ग्लैंड है उसमें भी चेंजेस आ जाते हैं, जिसके कारण आपकी बॉडी का अफेक्ट करते हैं टेम्परेचर पर। फिर लाइफ स्टाइल फैक्टर्स दैट कैन इंक्रीज रिस्क, इमीडिएटली नॉट लिविंग क्वालिटीज, ये कुछ इतना इंपॉर्टेंट नहीं, लाइफ स्टाइल में मैटर किस प्रकार करता है। यहाँ पर आता है पैथोफिजियोलॉजी। एंट्री ऑफ द फ्रोजन इज वायरसेस बैक्टीरिया बॉडीज एक्ट एज एंटीजन, यानी कि बैक्टीरिया वायरस जब बॉडी में एंटर करते हैं तो एंटीजन एक्ट एज एंटीजन स्टिमुलेट इम्यूनिटी सिस्टम, या बैक्टीरिया और वायरसेस जब बॉडी में एंटर करते हैं तो उसके कारण जो एंटीजन है वो एक्टिव हो जाते हैं। एंटीजन जो एक्टिव होते हैं तो वो एक्टिव होकर इम्यूनिटी को एक्टिव कर देते हैं, WBC जो होती है। फिर एक्टिव होने के बाद वो WBC और एक्टिव होने के बाद एंटीबॉडी बनाती है, जिसमें एंटीजन एंटीबॉडी से रिएक्शन करके स्टिमुलेशन हाइपोथैलेमस को रिथ्रोसेन कर देता है। हीट प्रोडक्शन एंड कन्वर्सेशन, जब हाइपोथैलेमस जब एक्टिव एंटीबॉडी जब एक्टिव हो जाती है, रिएक्शन हो जाता है, उसके बाद जब वहाँ से जब मैसेज जाता है तो हाइपोथैलेमस के पास जाता है ब्रेन में, तो हाइपोथैलेमस वहाँ से हीट प्रोड्यूस करने के लिए एक्शन करता है। तो हीट प्रोडक्शन एंड कन्वर्सेशन इन द बॉडी टेक्स ओवर ऑफ द रेज द बॉडी टेम्परेचर टू रीच अप टू रीच्ड इन द वर्ल्ड, यानी कि बॉडी टेम्परेचर प्रोड्यूस होने लगता है। मीनवाइल इज द क्लाइंट एक्सपीरियंस है चाइल्ड्स
सर्विस कॉइल्ड थ्रो बॉडी टेम्परेचर इज इंक्रीज होने लगता है बॉडी टेम्परेचर एज सून एज बॉडी टेम्परेचर रीचेस टू न्यू थ्रेशोल्ड चिल्स विल सबसाइड क्लाइंट फील्स वार्म्स और ड्राई। बॉडी गर्म होने लगती है और ड्राई होने लगती है। विद स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी ऑफ द बॉडी एंटीबॉडी, यानी कि स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी होती है जिसके कारण बॉडी और एंटीबॉडी में रिएक्शन होता है। एंटीजन से बैक्टीरिया वायरसेस को किल करते हैं। हाइपोथैलेमस न्यू थ्रेड्स विल ड्रॉप, यहाँ पर पढ़ सकते हो आप इसको। सेकेंड वाइटल साइन आता है हमारा पल्स। पल्स इज अ पाल्पेबल बाउंडिंग ऑफ ब्लड फ्लो नोटेड एट अ वेरियस पॉइंट इन द बॉडी वेयर the artery is near the surface and passes over a bone. When blood is pumped into the arteries by contraction of left ventricle, pulse is the wave of blood formed by the contraction of the left ventricle. यानी कि पल्स जो है वो पालपेट करके हम फील करते हैं और वो जो वेव्स को जो पॉइंट हमें आता है, जैसे कि पल्स हमने फील करी तो कितनी आ रही तो हम उसको नोट डाउन करते हैं, जो कि हमारी जो आर्टरी होती है उसके नियर ही सरफेस पर होती है जिसे हम फील करते हैं। और ब्लड जो होता है आर्टरी में पंप होता है, जब हार्ट में पंप होता है तो वहाँ से जब पल्स की जो होती है ब्लड पंपेड होता है उसके बाद पल्स की फील की आवाज़ हमें फील होती है। पल्स इज़ द वे ऑफ ब्लड फॉर्मेड बाय द कंट्रक्शन ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल, यानी कि जब लेफ्ट वेंट्रिकल जब कंट्रक्शन होता है तो वहाँ से पल्स रिलीज होना शुरू हो जाती है, तभी वहाँ से पल्स बननी शुरू होती है। इट इज़ अन इंडिकेटर ऑफ द सर्कुलेटरी स्टेटस इन दिस द अमाउंट ऑफ ब्लड दैट इंटर्स द आर्टरीज विद द ईच हार्ट कंट्रक्शन पल्स, यानी जब हार्ट कंट्रक्शन करता है तब पल्स बनती है। पल्स इज अ पाल्पेबल वेरियस साइड्स ऑफ पेरिफेरल आर्टरीज अराउंड, यानी कि पल्स जो होती है पाल्पेट यानी कि महसूस करके या पाल्पेट करके हम फील कर सकते हैं। इट इज़ द पेरिफेरल पल्सेस इज पल्स मेंटोइड इज द इफेक्ट्स ऑफ हार्ट इज एपिकल पल्स इज गिव द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग, यानी कि हार्ट जो होता है वहाँ पर हमारी एपिकल पल्स होती है जिसको हम फील कर सकते हैं। सबसे पहली जो पास होती है वो एपिकल पल्स ही होती है जहाँ से हमें ज़्यादा फील होती है, एपिकल पल्स जो कि हार्ट के पास में होती है। पल्स जो होती है यहाँ पर फंक्शन ऑफ द हार्ट सर्कुलेटरी सिस्टम में, क्लाइंट इज हेल्थ एंड स्टेटस, क्लाइंट इज मेटाबॉलिक रेट, इमोशनल स्टेटस, क्लाइंट इज फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स, ब्लड लॉस, टिश्यू डैमेज, एक्सरसाइज, स्ट्रेस। इसके कारण जो हमारी पल्स है वो अफेक्ट होती है। स्ट्रेस के कारण, ब्लड लॉस के कारण, टिश्यू डैमेज के कारण, स्ट्रेस के कारण, ट्रीटमेंट सर्जरी के कारण, इसके कारण हमारी पल्स इफेक्ट होती है। पल्स रेट इज द नंबर ऑफ टाइम द वेंट्रिकल्स ऑफ द हार्ट कंट्रैक्ट पर मिनट। पल्स रेट इज कैन बी डिटरमाइंड बाय पाल्पेटिंग द पल्स, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ से पाल्पेट कर सकते हैं। फिर नॉर्मल पल्स रेट से जो होती है वो 72 पर मिनट होती है। नॉर्मल इन्फेंट यानी कि बच्चे की जो होती है 120 से 140 मिनट प्रति होती है। चाइल्ड की 6 ईयर्स की 100 मिनट होती है। अडल्ट की यहाँ पर देख सकते हो, मेल्स की यहाँ पर देख सकते हो। ट्रैकिकार्डिया हार्ट रेट अबाउ नॉर्मल होती है, यानी कि जब पेशेंट ट्रैकिकार्डिया में चला जाता है तो उसकी हार्ट रेट बढ़ जाती है। पल्स जब 100 से ऊपर चल जाती है तब वह ट्रैकिकार्डिया में चला जाता है पेशेंट, तो उसे ट्रैकिकार्डिया कहते हैं। ब्रेडिकार्डिया हार्ट रेट इज बिलो 60 पर मिनट इज टर्मिनेट इज ब्रेडिकार्डिया, यानी 60 पर मिनट से नीचे यानी कि पल्स रेट जब गिर जाती है तो उसे ब्रेडिकार्डिया कहा जाता है। फैक्टर अफेक्टिंग द पल्स, फैक्टर्स पल्स इज असेसमेंट इज द मेजरमेंट ऑफ अ प्रेशर, pulsation is greater when heart contraction and eject blood into the aorta. The heart rate is the number of times that year's heartbeat per minute. For a healthy adult is a normal resting such as the first thing is the morning. The heart rate is between 60 to 100 बीट पर मिनट, यानी कि जब मॉर्निंग में जब हेल्दी जो पर्सन होता है उसकी 60 से 100 बीट पर मिनट आती है, उसके अंदर आती है नॉर्मल वैल्यू। द अडल्ट विल हैव द लोअर रेस्टिंग हार्ट रेट इज यूजुअली बिटवीन 40 एंड 60 बीट पर मिनट, यानी कि जब ह्यूमन बॉडी जब
रेस्ट करती है तो 40 से 60 बीट पर मिनट आती है। एज के अकॉर्डिंग भी पल्स अफेक्ट होती है। विथ इज द इंक्रीज आर ऑफ क्लाइंट इज द पल्स इज रेट डिक्रीज ऑफ एग्जाम्पल। न्यू बॉर्न की जो पल्स होती है वो 130 से 140 होती है जो कि अफेक्ट होती है। इन्फेंट में भी अफेक्ट होती है जो कि 111-15 से 130 होती है। सेकंड ईयर का जो बेबी होता है उसमें 110 से 111-50 होती है जो कि अफेक्ट होती है। ऐसे ही यहाँ पर देख सकते हो कि अडल्ट एज तक अफेक्ट होती है पल्स। जेंडर के अकॉर्डिंग भी अफेक्ट होती है पल्स। आफ्टर द प्रोबेबिलिटी इज मेल पर्सन इज द पल्स रेट इज इन लोअर देन फीमेल। मेल में जो होती है वो 50 से 90 पर मिनट होती है और फीमेल में 50 से 95 मिनट होती है, यानी कि जेंडर के अकॉर्डिंग भी पल्स अफेक्ट होती है। फिर आता है थर्ड एक्सरसाइज। फॉलोइंग सेंसर्स एक्टिविटीज एक्सरसाइज द पल्स रेट इज इंक्रीज बट opposite is the seen low labor and anesthetic bodies due to the greater cardiac size, strength and efficiency। यानी कि एक्सरसाइज के दौरान भी आपकी पल्स रेट गिरती है व बढ़ती है। तो एक्सरसाइज करते हो आप तो पल्स रेट बहुत डाउन हो जाती है या फिर बढ़ जाती है। फोर्थ आता है डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन इज अ पोटेंशियल सीरियस कंडीशन इज दैट इज ओक्यूर व्हेन द बॉडी लॉस ऑफ वाटर कंटेंट एंड एसेंशियल बॉडी स्लॉट्स एंड व्हेन द बॉडी इज डिहाइड्रेशन। यानी कि जब आपकी बॉडी में डिहाइड्रेशन होने लगता है, यानी कि आपकी बॉडी में पानी की कमी हो जाती है, यानी कि जो सोडियम की मात्रा बढ़ जाती है, यानी कि जो आपने सुना होगा कि आप जो घरेलू नमक जो खाते हैं अगर वो ज़्यादा खाने लगे आपकी उससे मात्रा बढ़ जाती है तो डिहाइड्रेशन होने लगता है, जिसके कारण आपकी पल्स घट जाती है डिहाइड्रेशन पानी की कमी होने के कारण। देयर इज अ लेस 5 कोफिन। Caffeine is a chemical natural found in the coffee. Tea is a cocaine is veins. Caffeine is a stimulant that affect the central nervous system, respiration, breathing, and the heart. Is addition to the stimulation, the heart rate is also act as a diuretic, which is a substance that is used of the body get is right of exercise fluid। जो कैफीन जो एक केमिकल होता है जो कि कॉफ़ी में होता है, कॉफ़ी में होता है, तो वो जो हमारे नर्वस सिस्टम जो होता है और रेस्पिरेटरी सिस्टम जो होता है जो ब्रीथिंग और नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है, जिसके कारण हमारी हार्ट रेट जो है वो उस पर भी अफेक्ट होता है और पल्स रेट भी अफेक्ट होती है इसके कारण। इमोशनल 6 इमोशनल इन द एक्सटर्नल इमोशनल कंडीशन सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम इज गेट स्टिमुलेटेड रेज्ड हार्ट रेट बट इन केसेस ऑफ डिप्रेशन यानी इसने कार्डियो इनिबिलिटिंग सेंट्रल रिलीजिंग एनेस्थेटिक विच स्लोज द हार्ट रेट। इमोशनल होने के कारण भी पल्स इफेक्ट होती है, यानी कि अगर आप ज़्यादा दुखी हो गए या इमोशनल हो गए तो उसके कारण आपकी पल्स बढ़ जाती है या डाउन हो जाती है। 7 नंबर पर केमिकल्स सच एज इलेक्ट्रोलाइट्स Na+, सोडियम प्लस पोटेशियम K+, फंक्शनल इन दिस इलेक्ट्रोलाइट्स आफ्टर द हार्ट रेट। यानी कि आपकी बॉडी में सोडियम की कमी होने पर आपकी पल्स रेट गिर जाती है। पोटेशियम की कमी होने के कारण भी आपकी पल्स रेट अफेक्ट होती है। पोजीशन चेंज, पोजीशन इज ईटिंग, स्टैंडिंग, लेइंग हैव इफेक्ट ऑन द हार्ट रेट। विल इज स्टैंडिंग मोस्ट ब्लड इज पुल्ड डाउन थस डिक्रीज इन वेरियस रेक्टम्स टू द हार्ट, डिक्रीज ब्लड प्रेशर बट इंक्रीज द हार्ट रेट। यानी कि पोजीशन चेंज करने से भी आपकी पल्स रेट अफेक्ट होती है। यानी कि आप सीटिंग पोजीशन में हैं तो आपके पीछे आपकी जो पल्स रेट है वो अफेक्ट होगी। अगर आप लेइंग पोजीशन में यानी लेटे हुए हैं तो आपकी जो पल्स रेट है वो डाउन हो जाएगी, यानी कि थोड़ी गिर जाएगी, कम हो जाएगी। बेसल मेटाबॉलिक रेट इस बीमार इज लो देन इज मे बी ड्यू टू लेस रिक्वायरमेंट ऑफ द सेल्स ऑफ O2 एंड ब्लड इज नॉर्मल ऑफ रेस्टिंग स्टेज दैट इंक्रीज द मेटाबॉलिक एंड ड्यूरिंग डाइजेशन विल इज इंक्रीज द पल्स रेट स्लाइटली। बेसिक मेटाबॉलिक रेट जो होता है यानी कि आपकी बॉडी के अकॉर्डिंग, अगर आपका वेट ज़्यादा है तो उससे भी आपकी पल्स रेट गिर सकती है। यानी कि आपकी एज ज़्यादा है और वेट उसके अकॉर्डिंग नहीं है, यानी कि आपकी उम्र तो 50 की है और वेट बहुत कम है तो भी आपकी पल्स रेट अफेक्ट होती है। अगर आपकी एज कम है और वेट बहुत ज़्यादा है, एज के अकॉर्डिंग वेट नहीं है, तो उससे भी आपकी पल्स रेट अफेक्ट होती है, जिसका बेस मेटाबॉलिक एक्टिविटी रेट कहते हैं।
जिससे आपके डाइजेशन में भी प्रॉब्लम होती है, जिसके कारण आपकी पल्स रेट इंक्रीज होती है और डाउन होती है। बॉडी टेम्परेचर, इंक्रीज द बॉडी टेम्परेचर स्टिमुलेटेड द इलेक्ट्रिकल चेंजेस टू हार्ट इलेक्ट्रिक इंक्रीज हार्ट रेट, यानी कि आपका बॉडी टेम्परेचर जब इंक्रीज हो जाता है तो जिसके कारण आपकी बॉडी में चेंजेस होने लगते हैं, हार्ट रेट जो होती है वो इंक्रीज होने लगती है, जिसके कारण पल्स रेट भी इफेक्ट होती है। फिर आता है 11th पैथोलॉजी, डिसीज ऑफ द हार्ट अदर बॉडी सिम्टम्स आल्सो हैव इन्फ्लुएंस ऑन हार्ट रेट as soon as heart begins to feel it is a pump faster to components, यानी कि इसके कारण आपकी हार्ट रेट जो है फास्ट होने लगती है, जिससे इलेक्ट्रिक कंडक्शन जो होता है हार्ट का उसमें प्रॉब्लम आती है, जिसके कारण पल्स रेट जो है वो डाउन होने लगती है। अदर कंडीशंस सच एज infection, changes in blood volume, increase intracranial pressure, also फ्रैक्चर इन द हार्ट रेट। अदर कंडीशन में भी आपकी पल्स रेट अफेक्ट होती है। Assessing the apical pulse, monitoring the pulses, apical pulses equipment needed wrist which is the second hand, यानी wrist से आप असेसमेंट कर सकते हो। सेकेंड है फिर स्टेथोस्कोप के कारण आप असेसमेंट कर सकते हो पल्स को। फिर एंटीसेप्टिक स्वैब इज क्लीन एक्सपोज एंड डायफ्राम ऑफ स्टेथोस्कोप, यानी कि स्टेथोस्कोप का डायफ्राम जो होता है वो क्लीन करके असेस कर सकते हो। पल्स की साइड से पहली है टेम्पोरल आर्टरी, सेकेंड है फेशियल आर्टरी, फिर आती है कैरोटिड आर्टरी। कैरोटिड आर्टरी जो होती है हमारे यहाँ निक के यहाँ पर होती है, स्ट्रक्चर हम देख सकते हो। ब्रेकियल आर्टरी जो होती है हमारी यहाँ पर होती है। रेडियल आर्टरी भी हमारे हैंड में होती है। फीमोरल आर्टरी भी हमारे यहाँ पर होती है, फीमर बोन के यहाँ पर होती है। पोस्टियल टिबिया जो होती है आर्टरी वो जो होती है हमारे पैर में होती है। पोप्टेरियल आर्टरी होती है। फिर जो हमारे घुटने में होती है डोर्सल पेंटिस आर्टरी जो कि हमारे पैर में होती है। कॉमन साइट होती है ये हमारी पल्स की। असेसिंग द अपिकल पल्स, असेसिंग द रेडियल पल्स प्रोसीजर, यानी कि असेस कैसे कर सकते हैं रेडियल पल्स को। तो यहाँ पर आपको मेज़र करके और कर सकते हैं। जो पेशेंट को पहले कंफर्ट पोजीशन सिटिंग या लेइंग पोजीशन देनी है। उसके बाद प्लेस फर्स्ट 3 फिंगर ऑन क्लाइंट इज रेडियल आर्टरी, यानी कि 3 फिंगर से रेडियल आर्टरी के द्वारा असिस्ट कर सकते हैं। फिर आफ्टर लोकेटिंग रेडियल आर्टरी फील सेंसेशन फॉर 5 सेकेंड, 5 सेकेंड तक हमें मेज़र करना है रिदम इक्वली। लुक वॉच एंड नाउ लोकेशन ऑफ सेकेंड एंड्स फॉर 30 सेकेंड, यानी कि हमें वॉच के जरिए काउंट करना है 30 सेकेंड तक। टेल द क्लाइंट इज पल्स रेट काउंट करना है। रिटर्न हिम इज कंफर्टेबल पोजीशन, पेशेंट को उसके बाद कंफर्टेबल पोजीशन दे देनी है। रिकॉर्ड द पल्स रेट रिदम क्वालिटी, यानी कि हमें पल्स रेट रिकॉर्ड कर लेनी है। एंड वॉश हैंड कर लेना है। ये हमारी पूरी प्रोसेस थी पल्स रेट असेसमेंट करने की पल्स की। Respiration is the act of breathing. It includes intake of oxygen and output of carbon dioxide. Respiration is the act of breathing. It includes the intake of oxygen and output of carbon dioxide. यानी कि इंटेक करता है ऑक्सीजन एंड आउटपुट करता है कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि बॉडी के अंदर ऑक्सीजन लेता है वो बाहर निकालता है कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ बॉडी सेल्स। रिस्पायरेशन प्लेज मेन फंक्शन ऑफ इन टेकिंग द O2 इनसाइड बॉडी एंड रिमूविंग द CO2 आउट ऑफ बॉडी, यानी कि ऑक्सीजन जो होता है हमारी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है सर्वाइव करने के लिए, यानी कि जिंदा रहने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है ऑक्सीजन। टाइप ऑफ रिस्पायरेशन इज द मैकेनिज्म बाय विच इज एयर इज एक्सचेंज बिटवीन द ह्यूमन बॉडी एंड द एटमॉस्फेयर, यानी कि रिस्पायरेशन में एक्सचेंज होती है गैसेस, मैकेनिज्म एक्सचेंज होती है। द प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग और रिस्पायरेशन आर कॉमनली डिस्क्राइब्ड टू 2 पार्ट्स, एक्सटर्नल रिस्पायरेशन एंड इंटरनल एक्सपायरेशन। टाइप ऑफ रिस्पायरेशन, यानी कि रिस्पायरेशन के 2 टाइप्स होते हैं। पहला एक्सटर्नल यानी अंदर और दूसरा होता है बाहर इंटरनल। तो इंटरनल रिस्पायरेशन एक्सचेंज ऑफ गैस, जो इंटरनल रिस्पायरेशन होता है उसके अंदर एक्सचेंज होता है गैस का, और एक्सटर्नल जो रिस्पायरेशन होता है उसमें एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन द एल्वोलाई एंड ब्लड वेसल्स, यानी कि एल्वोलाई जो होती है रिस्पायरेशन में आती है वो और ब्लड वेसल्स के द्वारा एक्सचेंज होता है, और जो इंटरनल होता है उसमें सेल्यूलर लेवल के द्वारा होता है।
फिर इसके अंदर आता है वेंटिलेशन से, यानी कि रिस्पायरेशन में वेंटिलेशन, यानी कि आप जब आईसीयू में गए होंगे तो वहाँ पर वेंटिलेटर होता है, उसके अंदर आते हैं। वेंटिलेशन के जरिए हम इंटरनल ऑक्सीजन देते हैं। मैकेनिकल एक्सचेंज ऑफ एयर इन आउट ऑफ लंग्स की में हम एयर देते हैं वेंटिलेशन के द्वारा। फिर कंडक्शन होता है एयर थ्रोट आउट एयरवेज। फिर डिफ्यूजन एक्सचेंज ऑफ गैसेस एक्रॉस एल्वोलाई। फिर परफ्यूज ऑफ मूवमेंट ऑफ ब्लड थ्रोट लंग्स कैपिलरीज। नॉर्मल वैल्यू जो होती है रिस्पायरेशन की 14 से 20 होती है 1 मिनट के अंदर में। 7 रिस्पायरेशन इन 30 सेकेंड, 7 रिस्पायरेशन होती है 30 सेकेंड के अंदर। नॉर्मल है पेशेंट इज ब्रीथिंग रेट इन सेडेटिव्स नॉर्मल, इट इज एफ इज विद इन द अप्रेंटिस रेंज। फॉर एग्जांपल, ए ब्रीथिंग रेट इज 26 इज नॉर्मल, फॉर ए यंग चाइल्ड इज स्लो, फॉर अन इन्फेंट एंड रैपिड ऑफ अडल्ट। यानी कि जो ब्रीथिंग जो होती है वो 26 तक नॉर्मल रहती है, उसके अबव गई तो वह फिर ज़्यादा हो जाएगी, पेशेंट की कंडीशन बिगड़ जाएगी। रिस्पायरेशन डेप्थ, द डेप्थ ऑफ वेंटिलेशन इज रिफर टू द अमाउंट ऑफ एयर दैट इज इनहेल्ड द एक्सेलेंट during is a respiratory cycle. The amount of air is inhaled and exhaled in the one of cycle is called the radial volume. Normal adult has a tidal volume of 500 ml. The more is the chest cavity expand, the greater the of the ventilation full expansion of the chest. फिर नॉर्मल डेप्थ ऑफ द ब्रीथिंग इज हार्डर टू डिटरमाइन, द चेस्ट विल इज नॉट एक्सपेक्टेड इज विथ ईच ब्रीथ इफ द पेशेंट is not showing sign of distress, is alert and has a normal skin color, then is you can gauge that is breathing is depth in normal and adequate of the is condition. Airflow of about 500 ml each breath in normal in an adult। यानी कि जब सिम्टम यानी कि जो साइन मिलता है तो जिससे क्या है कि डिस्ट्रेस होता है और नॉर्मल स्किन का कलर चेंज हो जाता है डिस्ट्रेस के कारण, यानी कि स्ट्रेस नहीं होता है। और ब्रीथिंग डेप्थ इज नॉर्मल एंड एडिक्वेट ऑफ द कंडीशन, यानी कि ब्रीथिंग की कंडीशन बिगड़ जाती है। फिर सेकेंड आता है स्वेलो, इफ़ इज अ पेशेंट इज चेस्ट एंड इज एब्डोमेन रिजेज एंड फुल ओनली स्लाइटली इन दिस पेशेंट इज ब्रीथिंग इज स्वेलो। यानी कि जब पेशेंट खाना खाता है स्वेलो करता है यानी अंदर निकलता है, तब उसकी ब्रीथिंग में भी काफ़ी डिफिकल्टी होती है। और पढ़ सकते हो आप डिप, ए पेशेंट इज द ब्रीथिंग इज ए डिप when the chest cavity is expanded to almost its full capacity, is a person who is gasping for his breathing, patient is a rapid deep breathing। फिर आती है रिदम इज कैन बी मॉडरेटेड ऑब्जर्व द क्लाइंट इज रिदम डिटरमाइज रेगुलरली। यहाँ पर देख सकते हो रिदम किस इस प्रकार से होती है, नोट डाउन कर सकते हो। फिर आता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट अल्टरेशन इन रिस्पायरेशन, यानी कि ब्रेडीपेनिया किसे कहते हैं। रिस्पायरेशन रेट इज बिलो नॉर्मल इज लिमिट इज बिलो इज ब्रीथिंग पर मिनट, यानी कि रिस्पायरेशन ब्रेडीकार्डिया, यानी कि जब 16 से 20 के बीच, यानी कि 20 से ऊपर चल जा नीचे आ जाती है, 14 से नीचे आ जाती है तब ब्रेडीकार्डिया कहते हैं, यानी कि नॉर्मली रहती है तो ब्रेडीकार्डिया कहती है। टैकीपेनिया रिस्पायरेशन अबव नॉर्मल लिमिट्स, यानी कि नॉर्मल से अबव हो जाती है, यानी 20 से ज़्यादा हो जाती है, नॉर्मल से अधिक बढ़ जाती है तो टैकीपेनिया कहा जाता है, और उससे घट जाती है तो ब्रेकीपेनिया कहा जाता है। फिर थर्ड है एपेनिया, एब्सेंस ऑफ रिस्पायरेशन, यानी कि अब रिस्पायरेशन ले नहीं रहा है, रिस्पायरेशन बंद हो गई, यानी कि सांस बंद हो गई है पेशेंट की, तो उसे एपेनिया कहा जाता है। फोर्थ है डायस्पेनिया, डिफिकल्ट इन ब्रीथिंग, यानी कि जब ब्रीथिंग कर रहा है तो सांस ले रहा है तो उसकी डिफ़िकल्टी होती है, यानी ले नहीं पाता है, तो उसे डायस्पेनिया कहा जाता है। ये मेडिकल टर्म है जिन्हें आप पढ़ सकते हो। ऑर्थोपेनिया, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग बट रिलीव्ड बाय सिटिंग एंड स्टैंडिंग इन अपर साइड पोजीशन, यानी कि जब पेशेंट पोजीशन बदलता है, यानी सिटिंग में लेइंग में, तो उसको डिफ़िकल्टी होती है, यानी कि सोता है और जब खड़ा होता है तब उसको ब्रीथिंग में डिफ़िकल्टी होती है, तो उसे ऑर्थोपेनिया कहा जाता है। लेबर्ड ब्रीथिंग, क्लाइंट इज द टेकिंग एक्स्ट्रा एफर्ट ऑफ वाइल ब्रीथिंग, यानी कि एक्स्ट्रा वर्क करने पर या कुछ करने पर जब ब्रीथिंग में डिफ़िकल्टी होती है उसे लेबर्ड ब्रीथिंग कहते हैं। साई, वेरी डीप इज इंस्पिरेशन फॉलोड बाय
प्रोलोंगेड एक्सप्रेशन इट इज़ जस्ट लाइक ईयरलिस बट इज केस ऑफ एंग्जाइटी इन क्लाइंट टू, यानी कि मेन जो होते हैं वो 5 टर्म ही होते हैं मेन इंपॉर्टेंट, जो कि ज़्यादातर यूज़ किए जाते हैं। उसके बाद ये तो केवल पढ़ने के लिए पढ़ सकते हो। एनाटोटोगेन टिश्यू इन स्टेट ऑफ सफरेंस, यानी कि बहुत सारी कंडीशंस होती है, ब्रेडिबेनियस रेकिबेनियस में बहुत सारी कंडीशन है। फिर आता है हमारा बीपी ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर इज द फोर्स ऑफ एक्सटेड बाय द ब्लड एजेंट इन द वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स, इट इज़ इंक्लूड टू मेजरमेंट, यानी ब्लड प्रेशर में जब ब्लड का प्रेशर पड़ता है तो वो उसके कारण जब ब्लड मेज़र किया जाता है तो उसे ब्लड प्रेशर कहा जाता है। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो होता है वो systolic pressure is the force exerted by the arterial wall and during systolic. It is the maximum pressure during ventricle contraction, यानी कि जब आर्टरी की वॉल यानी कि जब सिस्टोलिक यानी कि जब ब्लड ऊपर हो जाता है, यानी कि 80 से 120 के बीच ब्लड रहता है और 120 से अबव हो गया यानी ऊपर हो गया तो उसे सिस्टोलिक कहा जाता है, जो कि आर्टरी में ब्लड फ्लो बढ़ जाता है। डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय द ब्लड एजेंट इज वॉल ड्यूरिंग डायस्टोलिक, इट इज़ द मिनिमम प्रेशर व्हेन इज द वेंट्रिकल आर रिलैक्स्ड, यानी कि जब वेंट्रिकल रिलैक्स्ड होता है तो उसे डायस्टोलिक कहा जाता है। रिलैक्स यानी कि हार्ट में से ब्लड पास आउट हो जाता है उसके बाद रिलैक्स होता है उसे डायस्टोलिक कहते हैं। और सिस्टोलिक में कंट्रक्शन करता है उसे सिस्टोलिक कहा जाता है। और इसमें 2 भी होते हैं, यानी कि जब आप भी मेजरमेंट करते हो तो 80 से लो आया है अगर आपका बीपी तो उससे डायस्टोलिक कहते हैं, और 120 से ऊपर आया है तो उससे सिस्टोलिक कहा जाता है। यानी कि 120 ही मान लीजिए और 80 मान लीजिए, कुछ 2 टाइप से मेजरमेंट किया जाता है सिस्टोलिक, उसे भी कहते हैं और इसे भी कहते हैं सिस्टोलिक और डायस्टोलिक भी। और पढ़ सकते हो आप डिटेल में, बहुत डिटेल दे रखी है इसमें। नर्सिंग असिस्टमेंट, नर्सिंग असिस्टमेंट कैसे करती है, ये सब पूरी डिटेल है, आप पढ़ सकते हो। अगर आपको नोट्स अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए आगे ही और नोट्स पाने के लिए।